जय हिंद प्यारे मित्रों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक संयोग के नियम से। इससे पहले हमने 6 वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाइए और 6 वीडियो को पहले आप वहां से देख कर आइए, ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर है 1 यानी यूनिट फर्स्ट है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसका हम सीरियल नंबर से और शुरुआत से हम पढ़ाई करते आ रहे हैं चैप्टर 1 से। तो अगर आपने इससे पहले अगर मेरे चैनल पर विजिट नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए चैनल के और वहां से शुरुआत से क्लास कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक संयोग के नियम से। और इस जो अभी मैंने स्टार्ट कर रहा हूं और ये जो पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये याद रखना कि जब ये चैप्टर समाप्त होंगे, जब ये पूरा हमारा सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट होगा केमिस्ट्री का, आप लास्ट में इसका परिणाम देखिएगा कि क्या हमने आपका क्वालिटी दिए हैं। हम आपकी क्वालिटी देंगे, हम उस रूप में देंगे जो आप चाहते हैं। आपको क्या चाहिए कि एक बेहतरीन बोर्ड पर लिखा हुआ और एकदम हिंदी में, और आपको एकदम एक एक बारीकी चीज से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ऐसे में हम आपके लिए खुद मेहनत करके और ऐसा वीडियो बनाने का प्रयास हम करते हैं। और उम्मीद है कि हमारा ये मेहनत आपको जरूर ये समझ आता होगा और आएगा ही। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे द्रव्यमान संरक्षण का नियम से। यानी हमारा जो टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम, और इस रासायनिक संयोग के नियम में फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसको समझिएगा अच्छे तरीके से, ये आप समझ जाइएगा तो आपके लिए बहुत बेटर होंगे। और इस नियम को देने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं लवाइजियर। इसको लेवेसियस भी कहते हैं, लेकिन असल में उनका जो नाम है वो लेवेजियर है। और आप जानते हैं कि लेवेजियर कौन है, तो ये आप लोगों को मालूम होगा कि केमिस्ट्री के फादर हैं सर, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कौन है, लवाइजियर हैं। और ये लवाइजियर ही ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिए हैं। तो इस नियम को समझेंगे अच्छे तरीके से बच्चे। देखिए ये नियम क्या कहते हैं कि इस नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं तो नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जिस चीज को अगर ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं कि ये क्या है, अविनाशी। मतलब ये जो है अविनाशी होता है। और इस नियम को पदार्थ के अविनाशिता का नियम भी कहा जाता है। यानी लवाइजियर क्या कहें कि जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का जो द्रव्यमान है नहीं तो उसको हम बढ़ा सकते हैं और नहीं तो उसको हम घटा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा। पदार्थ है और उस पदार्थ को ये बोल रहे हैं लवाइजियर कि उसको ना तो द्रव्यमान को हम घटा सकते हैं और नहीं तो बढ़ा सकते हैं। यानी हमारा ब्रह्मांड में मौजूद जो कुछ पदार्थ है, जो कुछ द्रव्य हैं, वो सब के सब क्या है, संरक्षित हैं। ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ये संरक्षित होते हैं, क्या होता है द्रव्यमान या नहीं होता है, ये ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिए कि सोडियम प्लस AgCl, ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है। तो आप जानते हैं कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, वो कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, वो उसके जगह पर मतलब कि विस्थापित कर देता है और नया यौगिक बना लेता है। तो देखिए यहाँ पे इस भाग को कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं अभिकारक, और तीर के इधर वाले निशान को कहते हैं क्या चीज, उत्पाद कहते हैं। यानी कहना क्या चाहते हैं लवाइजियर कि ये अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद येने वाले जो कुछ पदार्थ हैं उनका जो कुछ यहाँ पे
द्रव्यमान है, भार है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इधर वाले जो है उसका द्रव्यमान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी इसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं और नहीं तो घटा सकते हैं। जैसे सोडियम का कितना होता है द्रव्यमान, तो कहिएगा 23 होता है सर। Ag का कितना होता है, तो बोलिएगा 108 होता है, प्लस Cl का कितना होता है, 35.5 होते हैं। यानी हम ये सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि इस सब को जोड़िएगा तो आ जाएंगे 166.5। ये जो आप लोगों का टोटल, ये टोटल जो मास है ये किसका है, अभिकारक का, यानी अभिक्रिया होने से पहले ये पदार्थ का द्रव्यमान है। जब अभिक्रिया होगा, रिएक्शन होगा, तब ये द्रव्यमान कहते हैं कि जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए। यानी सोडियम का कितना होता है, तो बोलिएगा 23, Cl का कितना है, तो 35.5, Ag का कितना होता है 108, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 166.5। दोनों कर इक्वल है, दोनों कर बराबर है। यही यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का न तो द्रव्यमान उसका नष्ट होता है और नहीं तो उत्पन्न होता है, यानी कम बेसी नहीं होता है, दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। आया समझ में, आया समझ में। फर्स्ट एक बार फिर से देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहना चाहता है, इस नियम के अनुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात यह कैसा है, अविनाशी होता है। इसको ही कहते हैं पदार्थ का अविनाशिता का नियम कहते हैं। ध्यान देना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल जो द्रव्यमान है, इधर वाले बात कर रहा है, और उत्पाद के कुल द्रव्यमान मतलब इधर वाले बात कर रहा है, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे फायदा होता है कि क्या द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है क्या वो संरक्षित है, क्या ये संरक्षित है रियल में, यस या नो। अगर है तो ध्यान दीजिए और नहीं है तभी ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये जो कहे लवाइजियर, क्या ये बात संरक्षित है या नहीं है ब्रह्मांड में, हम पूरे देखेंगे। तो एक चीज आप सुने होंगे कि सर अल्बर्ट आइंस्टीन का जो समीकरण है, और अल्बर्ट आइंस्टीन ये समीकरण के माध्यम से ये क्या कहे थे, ध्यान से सुनना कि ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो ये बोले कि भाई साहब जो कुछ यहाँ पे ब्रह्मांड में जो मास है यानी द्रव्यमान है वो संरक्षित नहीं है, और ये क्या कहना चाह रहे हैं कि संरक्षित होता है। और ये जो आइंस्टीन है वो क्या कहते हैं कि ऊर्जा के साथ साथ द्रव्यमान भी क्या होता है, बदलता है। कौन कह रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। E बराबर mc² के अनुसार क्या कहना चाहते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा में तथा ऊर्जा द्रव्यमान में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ये किसका का नाम है, अल्बर्ट आइंस्टीन का। क्या चीज, मास है, मास है वो एनर्जी में और एनर्जी है वो मास में, ये बदलते रहता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं कि जैसे आपने 20 kg लकड़ी को अगर आप जलाइएगा तो जलाने के बाद आपके पास जो राख बचे हैं, क्या वो राख 20 kg का ही बचेगा, क्या वो राख 20 kg का ही रहेगा या उससे बढ़ जाएगा। तो आप क्या कहिएगा कि भाई साहब जो लकड़ी 20 kg के था उसको जला दिए तो 20 kg राख नहीं निकलेगा। यानी ऊर्जा के साथ साथ मतलब जला तो ऊर्जा एनर्जी निकला ना, ऊर्जा के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी निकल गया, यानी 20 kg द्रव्यमान नहीं बचा, अब राख उससे कम हो गए। कोयला की देख लीजिए, अगर मैंने 10 kg कोयले को जला रहा है, क्या 10 kg कोयले को जलाने के बाद क्या 10 kg राख बचेंगे, नहीं ना। यानी द्रव्यमान बदला ना, ऊर्जा के साथ साथ द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये आइंस्टीन का कहना है कि द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा के साथ साथ बदल जाता है, यानी
द्रव्यमान जो है वो ब्रह्मांड में संरक्षित नहीं है। द्रव्यमान भी क्या होता है, कम बेसी होता है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण लवाइजर का कह के चले गए कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी द्रव्य यानी पदार्थ जो हैं वो क्या है, संरक्षित हैं। ये फेल करने वाले इनका नियम को मतलब कि त्रुटि यानी इनका जो कमी निकालने वाले ये अल्बर्ट आइंस्टीन, ये बेचारे ये इनकी जो भी नियम है उस नियम को क्या कर दिए, गलत साबित कर दिए, यानी इनका कहना गलत है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षित होता नहीं है। आया समझ में? यही है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसको हम ब्रह्मांड में ऑल में इसको हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं। इनके लिए इस समीकरण को एक बार देख लेना बच्चों। तो आया समझ में आपको? आगे हम चलते हैं, ये दूसरा का है स्थिर अनुपात का नियम, और इस नियम को देने वाले कौन है, प्राउस्ट इस नियम को दिए हैं। और इस नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। यानी इनका क्या कहना है, ये जो नियम का कहता है कि आप कोई भी रिएक्शन लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी यौगिक लेते हैं, उस यौगिक में जो जो तत्व है, जो जो एलिमेंट है, वो एक भारात्मक अनुपात होता है, यानी भार जो होता है एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ध्यान देना बच्चों, उस यौगिक को किसी भी विधि से हम किसी भी स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। यानी फिर से एक बार देख लेना कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया है। जैसे हमने H2O यानी हम जल लेते हैं, जल जो है ये स्रोत अलग हो सकते हैं। जैसे आप कल से निकाल लीजिए पानी, चाहे आप नहर से ले लीजिए, चाहे आप तालाब से ले लीजिए, स्रोत आपका कहीं से भी हो सकता है, लेकिन है क्या, पानी यानी जल है। इन जल का जो भारात्मक अनुपात है वो फिक्स होता है, इसका कम बेसी होता नहीं है। कितना होता है, 1:8 होता है बच्चे। अगर नल का पानी लेते हैं उसका भी भारात्मक अनुपात 1.8 रहेगा, चाहे वर्षा वाला पानी भी लेते हैं उसका भी भारात्मक अनुपात 1.8 ही रहता है। यानी कोई भी आप कंपाउंड लेते हैं वो सब कंपाउंड का जो भारात्मक अनुपात है वो क्या होना चाहिए, वो एक निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और फिक्स ही होता है। यही सेकंड नियम है। इस नियम को ही स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। स्थिर के मतलब कि बदलता नहीं है। समझ में आ गया? तो आप इसको जल्दी से कॉपी में लिखिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले नियम की ओर। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। थर्ड है गुणित अनुपात का नियम, और इस गुणित अनुपात का जो नियम है वो कौन दिए थे, डाल्टन दिए थे। ठीक, तो इस गुणित अनुपात के जो नियम है क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, आपस में एक सरल गुणित अनुपात में प्राप्त होता है और मिलते हैं। अब इस गुणित अनुपात को ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पर। जैसे मैंने लिए CO, कार्बन ऑक्सीजन को लिए, तो कार्बन ऑक्सीजन जब अगर इसको हम अगर बनाएंगे, अगर हम मिलाएंगे, तो इसको हम संयोग कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होंगी, एक बनेगा CO और दूसरा का क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
जब मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को संयोग कराएंगे तो एक बना हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा का बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन्हीं में से बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक बनते हैं, ठीक है ना, तब उनमें से एक तत्व विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करता है, संयोग करता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कार्बन है तो कार्बन और ऑक्सीजन में देखें कि कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। जब कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन का कितना था 12 और ऑक्सीजन के यहाँ कितना हो गया 32, क्योंकि कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं कार्बन जो है वो 12 है, यानी ये जो देख रहे हैं ये निश्चित द्रव्यमान से ये भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व जो हैं वो क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो एक सरल अनुपात का मतलब प्राप्त होता है, सरल अनुपात प्राप्त होता है। जैसे ये जब निश्चित द्रव्यमान वाले से जब हम कराएंगे तो कैसा प्राप्त होगा, सरल, यानी ऑक्सीजन का अनुपात लेंगे तो 16 से 32 काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 1:2 में। कैसा प्राप्त हुआ, सरल अनुपात प्राप्त हुआ। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अगर सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक तो सल्फर ऑक्साइड बन जाएंगे, सल्फर ऑक्साइड यानी यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा का बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन को जब मिलाएं तो ध्यान दीजिएगा कि सल्फर के हमारा कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यानी 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में चले तो कितना मिला 32 सल्फर का और ऑक्सीजन का कितना 16 है 48। जब निश्चित द्रव्यमान वाले जब दूसरा अगर तत्व अगर संयोग करता है तो उसका अनुपात कराते हैं तो एक सरल प्राप्त होता है, यानी 32 और 48 के अनुपात करेंगे तो कैसा प्राप्त होगा, तो 2:3, यहाँ 1:2 था, यहाँ 2:3, यानी सरल अनुपात प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल फिर से समझो एक बार, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम संयोग कराएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। जब ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात और इसमें देखिएगा कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात, तो इसमें आपके मिल जाएंगे कि 12 अनुपात कितना 16, और इसमें मिल जाएगा कि 12 अनुपात कितना 32 मिल जाएगा, क्योंकि कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, 16 दूना कितना हो गया 32। ये बोल रहा है कि ये जो निश्चित द्रव्यमान जो है, निश्चित द्रव्यमान वाले से भिन्न द्रव्यमान के जो अगर तत्व संयोग करते हैं तो जो संयोग करने वाले हैं उनका अनुपात कीजिएगा तो एक सरल प्राप्त होगा, यानी इसका अगर हम काटेंगे तो 1:2 में ये कट जाएगा। कैसा प्राप्त हुआ, सरल प्राप्त हुआ। तो आप इसी प्रकार से इसका भी एग्जाम्पल देखिए, तो इसका भी कैसा प्राप्त हो रहा है 2:3, ये दोनों का कैसा प्राप्त हुआ लास्ट में रिजल्ट, यानी सरल, यानी 2:3 में प्राप्त हुए। आगे हम चलते हैं, ये है चौथा, और चौथा है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा या तुल्य अनुपात का नियम, और इस नियम को देने वाले कौन वैज्ञानिक हैं, रिचर हैं। इस नियम के अनुसार जिस हरानुपात में दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, उसी अनुपात या उसके अनुपात में वे आपस में भी संयोग कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा इस नियम को, ठीक है ना। कहता है कि जब इस नियम के अनुसार जिस भारानुपात में दो तत्व जब तीसरे तत्व से क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो उसी अनुपात या उसके गुणित अनुपात वे आपस में भी संयोग कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक हमने आप लोग बता रहे हैं कि जैसे मैंने ले लिया सोडियम, ठीक, और ये सोडियम और यहाँ पे है क्लोरीन और ये है हमारे पास हाइड्रोजन। अब जरा सा बताइएगा यहाँ पे, जब मैंने
क्लोरीन और सोडियम से कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो NaCl, ठीक है, NaCl को कराएंगे तो इसका कितना होता है 23 और इसका कितना होता है, इसका बोलिएगा सर, इसका 35.5 होता है। और इसके साथ कराएंगे तो ये हाइड्रोजन यानी सोडियम हाइड्राइड, और ये इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो 23 अनुपात कितना 1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके साथ जब कराएंगे तो ये हमारे पास HCl और इसका जो अनुपात होंगे, ये कहना ये चाहता है कि जब ये दोनों जो दो तत्व तीसरे तत्व से, ये जो दो तत्व हैं वो तीसरा तत्व ये तत्व से जब संयोग करते हैं अलग अलग, देखिए क्या बोला कि जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से, दो तत्व हैं अलग अलग तीसरे तत्व से संयोग करेंगे तो ये इसी संयोग में से इसका अनुपात होगा। यानी ये दोनों में से अनुपात जो दिख रहा है इसी अनुपात में से ये तीसरा का अनुपात होगा, या फिर इसका गुणित अनुपात होंगे, चाहे फिर इसी में से होंगे। जैसे अब जैसे HCl हुआ तो ध्यान देना H यानी H का कितना है 1 है और Cl का कितना है, तो इसमें है सर, इसमें 35.5। तो यानी जो भी दो तत्व तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो उसी अनुपात में उसका भी अनुपात मिलता है, संयोग कर लेते हैं। तो ये था व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। अगला जो बच्चे हैं 5वां और 6ठा, ये दो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है ना। बस आज का क्लास इतना ही लास्ट करते हैं। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आया तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, और नहीं आया तो अब कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए और बेहतरीन समझाने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से पूरा हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जो आप लोगों के लिख कर एकदम हिंदी में और एग्जाम्पल के साथ, और ए से लेकर जेड तक, मतलब केमिस्ट्री में चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे उसमें से प्रैक्टिकल हो, कराने का प्रयास हम करेंगे। आप जुड़े रहिए, अपना पढ़ाई बेहतरीन बनाइए और आप अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो मेरे साइंस जोन फरठिया मोड़ गढ़वा ऑफलाइन क्लास चलता है, वहां पे आकर आप पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन में थोड़ा सा क्या हो जाता है कि देखिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हम इस प्रकार से लिखना पड़ता है, लिखकर वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिकॉर्ड करने के बाद फिर अपलोड करना पड़ता है। तो इसलिए आप मेरा मेहनत को देखते हैं तो इस मेहनत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। हम पढ़ाई के साथ साथ हम सरकारी नौकरी का अपडेट भी इसी चैनल से देते रहते हैं। तो नहीं जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।